वेलकम प्यारे बच्चों। आपका स्वागत और अभिनंदन है। और आज हम लोग जो है कि कल हम लोगों ने देखा था सर्वोच्च न्यायालय, और आज हम लोग देखेंगे सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां, कार्य एवं उत्तराधिकार। ठीक है, तो उम्मीद है कि कल हमने जो आपको सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित बातें बताई थी कि इनकी योग्यताएं क्या होती है। कॉलेजियम सिस्टम को जरूर याद रखिएगा। कॉलेजियम सिस्टम 1993 और इसके बाद जो विवाद हुआ वह सब आप जरूर याद रखिएगा, आपके बेटा काम आएगा। और आगे हम लोग देखते हैं आज सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां, कार्य एवं क्षेत्राधिकार। आइए, सुप्रीम कोर्ट की शक्तियां, कार्य एवं क्षेत्राधिकार। शक्तियां, कार्य एवं क्षेत्राधिकार। अब पहला है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। नंबर 1, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार का मतलब ये होता है बेटा कि प्रीवियस लेवल पर जो है कि सुप्रीम कोर्ट के कौन कौन से क्षेत्राधिकार हैं। कुछ मामले ऐसे होते हैं जिनमें बगैर अपील के सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जाया जा सकता है। जैसे अगर आप देखिए कि पहली बात तो यही मैटर आ जाता है कि जो है कि जैसे कि केंद्र सरकार एवं किसी राज्य सरकार के बीच विवाद है। केंद्र सरकार या राज्य सरकार के बीच ये कोई विवाद है तो डायरेक्ट जो है कि सुप्रीम कोर्ट में जाएं। केंद्र सरकार अथवा दो राज्यों के बीच कोई विवाद है तो डायरेक्ट केंद्र सरकार जो है कि सुप्रीम कोर्ट में जाएं। अथवा एक या एक से अधिक राज्यों के बीच विवाद है तो फिर वो भी डायरेक्ट कहां जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। जहां बेटा स्टेट, अब जो हाई कोर्ट्स होते हैं उनका तो जो है कि क्षेत्राधिकार प्रदेश होता है ना, तो जहां पर किसी प्रांत अथवा केंद्र सरकार के बीच कोई डिस्प्यूट हो जाए तो वो मैटर किसी हाई कोर्ट में नहीं जाएगा, वो मैटर डायरेक्ट कहां जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। एक तो ये अधिकार हो गया इसका प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। और दूसरा जो है कि मौलिक अधिकारों के हनन पर आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं बगैर अपील के। अपील का क्या मतलब होता है कि अपील का मतलब यह होता है कि आप पहले लोअर कोर्ट में गए, लोअर कोर्ट में आप हार गए, तब आप अपील करेंगे। ठीक है, लेकिन यहां पर मौलिक अधिकारों के हनन पर बगैर अपील के, मतलब कि आप किसी लोअर कोर्ट में जाए बिना बगैर अपील के डायरेक्ट कहां जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। आइए यही बात हम लोग देखते हैं कि प्रारंभिक क्षेत्राधिकार का मतलब यह है कि बगैर अपील के, बगैर अपील के सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। बगैर अपील के सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। किस प्रकार के मामले में जा सकते हैं? देखिए, नंबर 1, एकमेव क्षेत्राधिकार। एकमेव प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। एकमेव प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। देखिए, याद रखिएगा, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में एकमेव प्रारंभिक क्षेत्राधिकार किसे कहते हैं? तब कहेंगे जब केंद्र सरकार, राज्य सरकार वर्सेज राज्य सरकार, या केंद्र सरकार वर्सेज दो से अधिक राज्य सरकारों के बीच कोई विवाद हो तो बगैर अपील के सीधे कहां जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। कब कब जा सकते हैं? मान लीजिए, अब ये जो है कि 131 अनुच्छेद 131 यह जो है कि अधिकार देता है। अनुच्छेद 131 यह अधिकार देता है। उसमें क्या क्या है देखिए, मान लीजिए कि भारत सरकार वर्सेज एक या दो राज्यों के मध्य विवाद। भारत सरकार या दूसरी ओर भारत सरकार या एक या दो से अधिक राज्यों के बीच कोई भी विवाद होता है तो वो विवाद कहां सुलझाया जाएगा? डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में सुलझाया जाएगा। दूसरा देखिए, भारत सरकार
भारत सरकार प्लस एक राज्य वर्सेज अन्य राज्य। मान लीजिए भारत सरकार किसी एक राज्य के साथ खड़ी है, भारत सरकार किसी एक राज्य के साथ खड़ी है और दूसरी ओर भारत के अन्य सारे राज्य हैं, तब भी यह मामला कहाँ विवाद हो गया तो यह मामला कहाँ सुलझाया जाएगा? सुप्रीम कोर्ट में सुलझाया जाएगा। आगे देखिए, दो या दो से अधिक राज्यों के बीच विवाद, दो या दो से अधिक राज्यों के बीच विवाद, ये तीन मैटर ऐसे हैं जहां पर कि जो है कि ये मैटर काम करता है बेटा। तो आपने क्या देखा? आपने प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत देखा कि बगैर अपील के सीधे हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। कब जा सकते हैं? जिसमें एकमेव प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं बिना अपील के। कब जा सकते हैं? जब कोई मामला भारत सरकार वर्सेज एक या दो राज्यों के बीच हो, अथवा भारत सरकार एवं एक राज्य वर्सेज अन्य राज्य दूसरी तरफ हो, अथवा दो या दो से अधिक राज्यों के बीच कोई विवाद हो, तब ये सारे मैटर्स कहां जाएंगे बेटा? सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। ठीक है। अब ये आपने प्रारंभिक क्षेत्राधिकार देखा, एकमेव प्रारंभिक क्षेत्राधिकार देखा, और दूसरा देखिए प्रारंभिक समवर्ती क्षेत्राधिकार। प्रारंभिक समवर्ती क्षेत्राधिकार, इसको वैसे एक प्रारंभिक एकमेव, प्रारंभिक पहले लिखे तो ज्यादा सही रहेगा। देखिए प्रारंभिक एकमेव, अब ठीक है। तो प्रारंभिक एकमेव क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आपने देखा कि भारत सरकार एवं राज्यों के बीच कोई विवाद हो तो डायरेक्ट जो है कि हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं बगैर लोअर कोर्ट गए, बिना अपील के। ठीक है। और दूसरा यह है बेटा प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत प्रारंभिक समवर्ती क्षेत्राधिकार। इसमें क्या मैंने बताया? इसमें बताया कि आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं बगैर अपील की, मतलब बगैर किसी लोअर कोर्ट में गए बिना आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। तो प्रारंभिक समवर्ती क्षेत्राधिकार के अंतर्गत क्या है कि मौलिक अधिकारों के हनन पर, मौलिक अधिकारों के हनन पर सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं बगैर अपील के। अपील के मतलब कि मान लीजिए आप हाई कोर्ट गए हैं, हाई कोर्ट से हार गए, तब आप सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे तो वो अपील कहा जाएगा। लेकिन अगर आप डायरेक्ट गए तो इसको कहा जाएगा बगैर अपील के चले गए। तो मौलिक अधिकारों को इतनी शक्ति दी गई है। ठीक है, बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग अपना जो है मुस्कुराते हुए बेटा जो है कि फोटो भेजते हैं, बहुत मुझे भी खुशी होती है। वाटरमेलन तो बहुत भेज रहे हैं आप लोग, जो है कि एकदम दिल बाग बाग हो जा रहा है। आगे देखिए, ये जो है कि प्रारंभिक क्षेत्राधिकार हो गया। नंबर 2 देखिए अपीलीय क्षेत्राधिकार। नंबर 2 अपीलीय क्षेत्राधिकार। अपीलीय क्षेत्राधिकार का मतलब है कि बेटा भारत का अंतिम अपीलीय न्यायालय है। भारत का अंतिम अपीलीय न्यायालय का मतलब यह है कि भारत में जितने भी 22 हाई कोर्ट्स हैं, उन सभी हाई कोर्ट्स एक तरफ हैं और उनके विरुद्ध जो है कि अगर कहीं अपील की जा सकती है तो वह सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है। ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से अगर आप चाहे हारे हो चाहे जीते हो, फिर आप कहीं अपील नहीं कर सकते। फिर आपके पास एक ही कोर्ट बचती है। कौन सी कोर्ट? वो जो ऊपर है। अरे खुदा की अदालत। तो वहां पर तो जाने का मतलब आप समझ ही रहे हैं, मैटर दूसरा हो जाता है। लेकिन इस धरती पर भारत में अंतिम अपीली न्यायालय की अगर बात करें तो कौन सा है? सुप्रीम कोर्ट है। तो इसे क्या कहा जाता है? यह भारत का अंतिम अपीलीय न्यायालय है।
अंतिम अपीलीय न्यायालय है। ठीक है, इसमें अभी आप देखिए, ए संवैधानिक क्षेत्राधिकार। संवैधानिक क्षेत्राधिकार का मतलब है कि हाई कोर्ट के निर्णय पे अपील। ये मतलब कि संवैधानिक क्षेत्राधिकार की बेटा अनुच्छेद 132 में की गई है, और इसे कहा गया है कि हाई कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं, अथवा हाई कोर्ट 132 अनुच्छेद के अंतर्गत जब ये समझे कि जो है कि यह मामला जो है कि संविधान की व्याख्या के अंतर्गत आता है, और संविधान की व्याख्या का जो अंतिम अधिकार है वो किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास है। तो संविधान की व्याख्या के लिए वो किसी मैटर को कहां लेके जाती है? सुप्रीम कोर्ट लेके जाती है। तो इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया हाई कोर्ट के विषय पर अपील। हाई कोर्ट के विषय पर अपील, यदि विषय में संविधान से संबंधित प्रश्न निहित है, संविधान से संबंधित प्रश्न निहित है। इसका मतलब है कि हाई कोर्ट के विषय पर, मान लीजिए जो भी हाई कोर्ट का क्षेत्राधिकार है, हाई कोर्ट के विषय पर जो है कि कोई भी ऐसा जो है कि विषय है जो हाई कोर्ट का अधिकार क्षेत्र है, लेकिन उसमें संविधान की व्याख्या से संबंधित प्रश्न निहित है, तब जो है कि वो सीधे कहां जा सकता है? अनुच्छेद 132 के अंतर्गत सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। बी देखिए, दीवानी क्षेत्राधिकार। दीवानी क्षेत्राधिकार अनुच्छेद 133। दीवानी क्षेत्राधिकार क्या कहता है? हाई कोर्ट यह प्रमाणित कर दे कि, हाई कोर्ट यह प्रमाणित कर दे कि विवाद में कानून की व्याख्या से संबंधित, कि विवाद में कानून की व्याख्या से संबंधित प्रश्न निहित है। कानून की व्याख्या से संबंधित प्रश्न निहित है। अनुच्छेद 133 के अंतर्गत जो है कि दीवानी मामले सुप्रीम कोर्ट में ले जाए जा सकते हैं जब सुप्रीम कोर्ट यह प्रमाणित कर दे कि ये जो विवाद हमारे पास आया है इसमें कानून की व्याख्या से संबंधित प्रश्न निहित है, और कानून की व्याख्या हमसे बेहतर सुप्रीम कोर्ट कर सकता है, इसलिए जो है कि इस मैटर को सुप्रीम कोर्ट में ले जाते हैं। इस प्रकार ये दीवानी मैटर को भी सुप्रीम कोर्ट में लेके जा सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं सी, फौजदारी अधिकार। फौजदारी क्षेत्राधिकार, दीवानी मामले आप जानते ही हैं बेटा, जहां पर रुपए पैसे से संबंधित बात होती है, और फौजदारी क्षेत्राधिकार की बात की गई है अनुच्छेद 134 में। और हाई कोर्ट के विरुद्ध, एचसी के विरुद्ध, हाई कोर्ट के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। कब जा सकते हैं? उसके लिए तीन बातें हैं। पहली बात यह है कि जो है कि हाई कोर्ट नीचे की मान लीजिए हाई कोर्ट से नीचे की कोर्ट ने अपराध मुक्त कर दिया हो, हाई कोर्ट से नीचे की कोर्ट ने अपराध मुक्त कर दिया हो, हाई कोर्ट से नीचे की कोर्ट ने नहीं, उसमें देखिए इसमें कहा गया है कि हाई कोर्ट से नीचे की कोर्ट ने, हाई कोर्ट से नीचे की कोर्ट ने अपराध मुक्त कर दिया हो,
इसका मतलब समझ रहे हैं, इसका मतलब ये समझ रहे हैं कि हाई कोर्ट के नीचे की कोर्ट ने अपराध मुक्त कर दिया हो, लेकिन जब वो मैटर हाई कोर्ट में आया तो हाई कोर्ट ने अपराधी घोषित कर दिया। भाई अब बेटा साक्ष्य तो वही है, अब उस साक्ष्य के आधार पर अगर लोअर कोर्ट ने अपराध मुक्त कर दिया और हाई कोर्ट में वो मैटर आ गया तो हाई कोर्ट ने जो है कि उसको अपराधी घोषित कर दिया, तब वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, क्योंकि दो कोर्ट ने विरोधी जजमेंट दिए हैं। अब हम जो है कि सुप्रीम कोर्ट में न्याय की उम्मीद कर रहे हैं, तो ऐसा मैटर भी कहां चला जाएगा, सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा। नंबर 2, हाई कोर्ट ने केस अपने पास मंगवाकर मृत्यु दंड दे दिया। हाँ, ऐसे भी मामले में तुरंत आप जो है कि हाई कोर्ट के विरुद्ध अपील कर सकते हैं कि मान लीजिए कि कोई केस लोअर कोर्ट में चल रहा है, जिला न्यायालय में चल रहा है, और इसके बाद फिर हाई कोर्ट ने उस केस को अपने पास मंगा लिया। अब अपने पास मंगा करके विशेष इंटेंशन लगा करके विशेष उस पर रुचि लेते हुए अपराधी को मृत्यु दंड दे दिया, फांसी की सजा दे दी। तो यहाँ पर भी मैटर थोड़ा संदिग्ध हो जाता है कि केस जो है कि लोअर कोर्ट में चल रहा था, आपने अपने पास मंगा कर उसको फांसी दे दिया, मृत्यु दंड दे दिया, मामला संदिग्ध हो गया। तब ये मैटर भी कहाँ चला जाएगा, सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा। ठीक है, नंबर 3 दे दिए, हाई कोर्ट स्वयं यह प्रमाणित कर दे, हाई कोर्ट स्वयं यह प्रमाणित कर दे कि मामला सुप्रीम कोर्ट में अपील योग्य है। हाई कोर्ट स्वयं यह प्रमाणित कर दे कि बेटा ये मामला सुप्रीम कोर्ट के सुनवाई के योग्य है, इसलिए आप इसे लेकर वहां चले जाइए, तो और अच्छी बात है। तो इस प्रकार जो है कि इन केसों पर अपील जो है कि सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है। ठीक है, एक होता है विशिष्ट क्षेत्राधिकार, डी में आप देखिए विशिष्ट क्षेत्राधिकार, अनुच्छेद 135, अनुच्छेद 135 विशिष्ट, इसमें यह कहा गया कि सैन्य न्यायालय के अतिरिक्त भारत के किसी भी न्यायालय के विरुद्ध हाई सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। तो बेटा हमने आपको बताया है कि जो है कि आर्मी का अपना खुद का न्यायालय है, और आर्मी जो है कि अपने फैसले खुद करती है, जो भी विवाद होता है वो किसी जो है कि सिविल कोर्ट में नहीं जाते। तो जो है कि इसमें ये कहा गया है विशिष्ट क्षेत्राधिकार में कि जो आर्मी के फैसले हैं उनके विरुद्ध कहीं अपील नहीं कर सकते, इसके अतिरिक्त जो है कि अपील कर सकते हैं। वही बात इसमें कही गई है कि सैन्य न्यायालय के अतिरिक्त, क्या कहा गया है, सैन्य न्यायालय के अतिरिक्त, सैन्य न्यायालय के अतिरिक्त भारत के किसी भी न्यायालय के विरुद्ध, भारत के किसी भी न्यायालय के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। समझ गए? इसका मतलब यह है कि जो भी जो है कि आर्मी की कोर्ट होती है, सैन्य न्यायालय होता है, वो जो सैन्य न्यायालय बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। बच्चे जो है कि जूस भेज रहे हैं, वाटरमेलन भेज रहे हैं, जो है कि और एक बच्चा तो लिख रहा है कि अब कमेंट नहीं करूंगा, आलोक मिश्रा। क्यों बेटा ऐसा, ऐसी नाराजगी? देखिए जानते हैं इसके जस्ट नीचे एक हिसाब से समझिए बहुत ढाल है, तो एक हम लोग बस एक सीमा तक ही देख के जो है कि आपके कमेंट पढ़ सकते हैं। ज्यादा आएंगे तो गिर जाएंगे तो तुमको पढ़ाएगा कौन, ये भी। लेकिन आप लोग जो है किसमें पिक्चर बना के भेजते हैं मुस्कुराहट की। अभी देखिए अभी नितेश कुमार ने जो है कि गिलास भेज दिया, लस्सी, बेटा बहुत बहुत धन्यवाद। और जो मनीष साहू मुस्कुरा ही रहे हैं, इनकी कुछ ज्यादा ही बत्ती सी दिखाई दे रही है। बेटा बहुत ज्यादा कोशिश करते, बड़ा खतरा रहता है, एकदम
डिस्टेंस है ना, तो गिरने का डर रहता है। सब लाइट्स वगैरह आप तो जान ही रहे हैं कि कैमरा, लाइट, एक्शन, दुनिया भर की चीजें स्टूडियो में लगी रहती हैं। इसके लिए मैं हाथ जोड़ के आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैं सभी बच्चों का कमेंट नहीं पढ़ पाता हूँ, लेकिन कुछ भी हो, आप हैं तो हमारे अपने बच्चे। बेटा हम आपको जो है कि इन आंखों से भले न देख पाए, लेकिन मन की आंखों से देखते हैं, ठीक है। तो विशिष्ट क्षेत्राधिकार क्या है? विशिष्ट क्षेत्राधिकार का मतलब यह है कि सैन्य न्यायालय के अतिरिक्त भारत के किसी भी न्यायालय के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। इसका मतलब यह है कि सैन्य न्यायालय, जो जितने भी आर्मी कोर्ट्स होते हैं वे अपने आप में पूर्ण होते हैं। उसमें अगर किसी सैनिक के विरुद्ध कोई भी कार्रवाई की जाती तो उसके विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं की जा सकती। बाकी भारत में कहीं कोई भी न्यायालय है तो उसके विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। ये आपने देखा अपीलीय क्षेत्राधिकार, ठीक है। नंबर 3, तीसरा देखिए, अपील के लिए विशेष आज्ञा देने का अधिकार अनुच्छेद 136। अनुच्छेद 136 क्या करता है कि भारत के किसी भी न्यायालय के विरुद्ध, सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार है कि वह भारत के किसी भी न्यायालय के विरुद्ध अपने पास कोई भी मामला मंगा सकता है कि हाँ उसकी सुनवाई हम करेंगे, हम तुमसे बड़े हैं, हम तुम्हारे बाप हैं। सभी जो है कि कोर्ट्स का बाप है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट किसी भी मामले को जो है कि अपने पास मंगवा सकता है, चाहे वो लोअर कोर्ट में हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हो, या जो है कि हाई कोर्ट में हो। यही बात इसमें कही गई है कि अपील के लिए विशेष आज्ञा देने का अधिकार। इसका मतलब यह है कि भारत के किसी भी न्यायालय के विरुद्ध, क्या है, भारत के किसी भी न्यायालय के विरुद्ध स्वयं अपने यहां अपील की अनुमति दे सकता है। स्वयं अपने यहां अपील की अनुमति दे सकता है। अपील की अनुमति दे सकता है। इसका मतलब यही है बेटा कि भारत के किसी भी न्यायालय के विरुद्ध अपने यहाँ अपील की अनुमति दे सकता है, अनुच्छेद 136। लेकिन 135 में कहा गया है कि सैन्य न्यायालय के विरुद्ध नहीं। याद रखिएगा। आगे चलिए, अब देखिए, अभी कुछ बच्चे जो है कि आशीष कुमार घंटा बजा रहे हैं। क्या घंटा बजा रहे हो आशीष? अरे पगले, पढ़ लिख ले और जो है क्या कहते हैं कि जल्दी से परीक्षा पास कर लो, तब घंटा बजाओ, तब फिर हम लोगों की आवाज में आपके विजय का जो है कि सुर घूमे तो अच्छा। अभी काहे के घंटा बजा रहे हो? आगे देखिए, नंबर 3, अपील के लिए विशेष आज्ञा देने के अधिकार में आपने देखा कि भारत के किसी भी न्यायालय के विरुद्ध स्वयं अपने यहाँ अपील की अनुमति सुप्रीम कोर्ट दे सकता है। आगे देखिए, पुनर्विचार संबंधी क्षेत्राधिकार। पुनर्विचार संबंधी क्षेत्राधिकार, अनुच्छेद 137। पुनर्विचार संबंधी क्षेत्राधिकार। पुनर्विचार संबंधी क्षेत्राधिकार का मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट अपने किसी भी निर्णय को बदल सकती है। मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने किसी मामले में कोई निर्णय दे दिया, इसके बाद कुछ दिनों बाद उसे एहसास होता है कि ओहो हो, ये तो निर्णय गलत हो गया, कोई मैटर हो, तो वो पुनः उस मैटर को खुलवाएगी और उस मैटर पर उसने जो भी जो है कि जजमेंट दिया है उस जजमेंट को बदल सकती है। इसे कहते हैं पुनर्विचार। और ये अधिकार हाई कोर्ट को नहीं है, किसी लोअर कोर्ट को भी नहीं, ये अधिकार केवल सुप्रीम कोर्ट को है। तो आपने देखा कि पुनर्विचार संबंधित क्षेत्राधिकार का क्या मतलब होता है कि स्वयं के निर्णय को पुनर्विचार करके बदल सकती है। ये बहुत बड़ी बात है, स्वयं के निर्णय को पुनर्विचार करके बदल सकती है। और याद रहे बेटा, यह अधिकार हाई कोर्ट के पास नहीं है।
यह अधिकार हाई कोर्ट के पास नहीं है, केवल सुप्रीम कोर्ट के पास है कि अपने किसी निर्णय को वो पूरा रिवाइज कर सकती है, रिवीजन कर सकती है, बदल सकती है। ठीक है, आपने 4 देखा, अब 5 देखिए। परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार 143, परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार। क्षेत्राधिकार अनुच्छेद 143। इसका मतलब यह है कि अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति किसी संवैधानिक मसले पर सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो सलाह, अच्छा सुप्रीम कोर्ट बाध्य नहीं है राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए। अब अगर इसने सलाह दे दिया तो राष्ट्रपति भी इसकी सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। बड़ी अजीब स्थिति है कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट सलाह दे सकता है, नहीं भी दे सकता, अधिकार है। और अगर सुप्रीम कोर्ट ने सलाह दे दिया तो राष्ट्रपति उस सलाह को मान भी सकते हैं, नहीं भी मान सकते, सब मान मनौवल की बात है। ठीक है, तो परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार में आपने अनुच्छेद 143 में क्या देखेंगे, 143 है बेटा, और 143 में आप क्या देखेंगे कि राष्ट्रपति किसी मसले पर सुप्रीम कोर्ट से परामर्श मांग सकते हैं, परंतु सुप्रीम कोर्ट परामर्श देने के लिए बाध्य नहीं है। न सुप्रीम कोर्ट परामर्श देने के लिए बाध्य है, न राष्ट्रपति महोदय उस परामर्श को मानने के लिए बाध्य है। ठीक है, आइए अब देखिए अभिलेखीय न्यायालय नंबर 6 अभिलेखीय न्यायालय। अभिलेखीय न्यायालय का मतलब यह है कि बेटा अनुच्छेद 129 के अंतर्गत इसकी चर्चा की जाती है। और अभिलेखीय न्यायालय का मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के जो भी निर्णय हैं वे अन्य न्यायालयों के लिए अभिलेख के रूप में काम आएंगे और वे नजीर कहे जाएंगे। मतलब किसी भी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यदि निर्णय दे दिया है तो इस टाइप के किसी भी मामले पर हाई कोर्ट अथवा लोअर कोर्ट सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो दिया गया है निर्णय, उसी टाइप का निर्णय वो भी देंगे। तो आप देखते होंगे कि वकील साहब के लोग जो है कि बड़ी बड़ी किताबें मोटी मोटी रखी रहती हैं, ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय की कॉपी होती है कि इस टाइप का कोई भी निर्णय, इस टाइप का कोई भी विवाद यदि आपके पास आए तो आप सीधे जो है पेश कर दिए कि महामहिम ये देखिए इसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया है, देखिए। तो वो जो जज होगा वो समझेगा कि हाँ इसी मामले में अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया है तो हमें भी इसी टाइप का निर्णय देना चाहिए। तो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट के जितने निर्णय होते हैं वे सब अभिलेख रूप में जो है कि जितनी भी लोअर कोर्ट्स होती हैं उनमें रखे रहते हैं। ठीक है, इसे कहते हैं अभिलेखीय न्यायालय। आगे देखिए नंबर 7 मौलिक अधिकारों का रक्षक। मौलिक अधिकारों का रक्षक। मौलिक अधिकारों का रक्षक मैंने आपको बताया है, मौलिक अधिकारों का हनन होने पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा 5 प्रकार की रिट जारी की जाती हैं। मैंने मौलिक अधिकार पढ़ाते समय आपको बताया था कि 5 प्रकार की रिट जारी करता है अनुच्छेद 32 के अंतर्गत। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत 5 प्रकार की रिट जारी करता है। देखिए पहली है जो है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरी है परमादेश, तीसरी है प्रतिषेध, चौथी है उत्प्रेषण और 5वीं है अधिकार परीक्षा। ये 5 प्रकार की रिट जो है कि सुप्रीम कोर्ट जारी करता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब बंदी को प्रत्यक्ष पेश किया जाए सशरीर। परमादेश का मतलब हम आदेश देते हैं, हम आपको आदेश देते हैं, आप जो है कि अपने कर्तव्यों का निर्वहन ठीक प्रकार से कीजिए। प्रतिषेध का मतलब है कार्रवाई रोक दो,
ये कार्रवाई तुम्हारे अधिकार क्षेत्र से बाहर है, कार्रवाई को रोक दो। उत्प्रेषण का मतलब है कि कोई भी सूचना है वह हम मंगवा लेंगे अपने पास। सुप्रीम कोर्ट किसी भी कोर्ट से किसी भी विवाद संबंधी कोई भी सूचना अपने पास मंगवा सकता है। और अधिकार परीक्षा का मतलब है कि किस आधार पर ये आप काम कर रहे हैं, आपके जो है कि आप इस काम करने के लायक नहीं है, ये आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। पूछ रहा है कि किस अधिकार से आप काम कर रहे हैं। तो ये 5 रिटें द्वारा सुप्रीम कोर्ट संवैधानिक उपचारों की रक्षा करता है, मूल अधिकारों की रक्षा करता है। संवैधानिक उपचारों के अंतर्गत नागरिक के मूल अधिकार की रक्षा 5 प्रकार की रिट जारी करके करता है। इसे कहते हैं मौलिक अधिकारों का रक्षक। ठीक है, यह संविधान का भी रक्षक है। संविधान का रक्षक, संविधान का रक्षक अनुच्छेद 131, 132, 132 द्वारा ये संविधान का रक्षक। इसका मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट प्रत्येक कानून की वैधानिकता को चेक करता है कि जो है कि केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार, संसद अथवा विधानमंडल कोई भी ऐसा कानून न बनाए जो संविधान की आत्मा के विरुद्ध है, संविधान की आत्मा के विपरीत है। अगर वो ऐसा कानून बनाएगी तो सुप्रीम कोर्ट उस कानून को रद्द कर देगा। यही है संविधान का रक्षक। क्लियर है कि यह संसद एवं विधानमंडलों द्वारा बनाए गए कानूनों का अवलोकन करता है, देखता है कि संविधान की आत्मा के विरुद्ध तो नहीं है। ठीक है, इस प्रकार यह संविधान की रक्षा करता है। आगे चलिए, नंबर 9, न्यायिक क्षेत्र का प्रशासन। न्यायिक क्षेत्र का प्रशासन और न्यायिक क्षेत्र का प्रशासन का मतलब यह होता है बेटा कि सुप्रीम कोर्ट अपने जितने भी जो है कि कर्मचारी अधिकारी होते हैं सबकी नियुक्ति स्वयं करता है। हाँ, प्यून से लेकर के आरओ, एआरओ जितने भी, सब का अपना, सुप्रीम कोर्ट का अपना सचिवालय है, अपना जो है कि कार्यालय है, सबकी नियुक्ति वो स्वयं करता है। उसको किसी आयोग पर भरोसा नहीं है, स्वयं नियुक्ति करता है सुप्रीम कोर्ट। और जो है कि आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट जितने भी हाई कोर्ट्स होते हैं, हाई कोर्ट्स के जजेज का जो ट्रांसफर होती है वो सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया जाता है। समझ रहे हैं? जनरली सुप्रीम कोर्ट रहा है, बाकी तो राष्ट्रपति महोदय का अपना, राष्ट्रपति तो रबर स्टाम्प है। तो जो भी सुप्रीम कोर्ट में तमाम हाई कोर्ट्स में जजेज का जो ट्रांसफर वगैरह होता है, वे सारे कार्य भी जो है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा ही किए जाते हैं। और एक चीज याद रखिए कि न्यायिक जो भी सुप्रीम कोर्ट डिसीजन देगा, सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों पर सार्वजनिक आलोचना नहीं की जा सकती। सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों की सार्वजनिक आलोचना यदि आपने की तो डंडे पड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की सार्वजनिक आलोचना नहीं कर सकते, याद रहे। अगर करा तो ये सुप्रीम कोर्ट की अवमानना होगी। और इसमें सुप्रीम कोर्ट को जजेज को हटाने के लिए महाभियोग जैसी प्रक्रिया होती है। और महाभियोग जैसी प्रक्रिया का वर्णन अनुच्छेद 124 के भाग 4 में किया गया है। और महाभियोग जैसी प्रक्रिया द्वारा सुप्रीम कोर्ट के जजेज को हटाया जाएगा। और जो भी सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई होगी वह कैसी होगी? वह अंग्रेजी में होगी। सुप्रीम कोर्ट में हिंदी है ही नहीं है, हिंदी अपने मुकद्दर को रोती है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में जो भाषा है कोर्ट की वह अंग्रेजी है। ठीक है, और एक बात और याद रखिए, सुप्रीम कोर्ट पेपरलेस है। पेपरलेस का मतलब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में पेपर्स नहीं चलते, सारे काम नेट के माध्यम से होते हैं, कंप्यूटर से होते हैं, सारे काम उससे होते हैं, पेपर फिनिश। ठीक है, तो ये बेटा आपका सुप्रीम कोर्ट रहा। कल हम लोग बात करेंगे हाई कोर्ट की। जय हिंद, जय भारत।